और इंटरेस्टिंग टॉपिक है तुम्हारे लिए, जो टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल और हॉर्मोन्स। यानी जो कल हुआ oogenesis देख कर आए हो वो बिना हॉर्मोन्स के हो ही नहीं सकता है, और वही हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है प्रेगनेंसी के लिए, और वही हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है मेंसेस जैसी साइकिल के लिए। हार्मोनल मैकेनिज्म बिहाइंड, नो बातें प्लीज, oogenesis एंड मेंसेस या मेंस्ट्रुअल साइकिल। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि oogenesis के पीछे कब कौन सा हार्मोन बढ़ रहा था, कब कौन सा हार्मोन कम हो रहा था, और उसकी वजह से क्या हो रहा था, क्योंकि उसी से जुड़ा हुआ। oogenesis को क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल बोल सकते हैं? नहीं, oogenesis को ओवा का डेवलपमेंट बोलोगे। अगर ओवा अनफर्टिलाइज्ड होता है तब मेंसेस होते हैं, अगर ओवा फर्टिलाइज हो गया तो वो बच्चा बना देगा। ठीक है, यानी मेंसेस इज इंडिकेटिंग बच्चे का ना होना, प्रेग्नेंट ना होना। यानी यूट्रस तक बच्चे की बात ही नहीं आई है, फादर सेल मिली ही नहीं है। अगर फादर सेल नहीं मिलेगी तो आप क्या देखोगे, मेंसेस हो रहा है, मतलब अगर फादर की सेल मिल गई है तो मेंसेस होना बंद हो जाएगा फॉर 9 मंथ्स। ठीक है, देखते हैं हॉर्मोन्स। जब तुम देखोगे तुम खुद ही समझ जाओगे क्या क्या चीजें हो रही हैं। सबसे पहले एक हार्मोन के लिए चार्ट देखते हैं। ये मेरा एक चार्ट है। कहने का मतलब क्या है, एक वुमेन की बॉडी में 28 डेज की साइकिल चलती है। मतलब हो क्या रहा है, मेन के 12 महीने हॉर्मोन्स कांस्टेंट है। कभी कभार अगर उसको स्पर्मेटोजेनेसिस जाना है तभी हॉर्मोन्स में अप या डाउन देखा जाता है, वरना मोस्ट ऑफ द टाइम उनकी बॉडी में कंसिस्टेंट टेस्टोस्टेरॉन्स देखते हो। बट विमेन्स में ऐसा नहीं होता है, और विमेन्स में वैरायटी ऑफ हॉर्मोन्स भी एग्जिस्ट करते हैं। तो होगा क्या, अगर विमेन की बॉडी में जाया जाए और अभी इमेजिन करो ओवा रिलीज हो गया है। लेट्स इमेजिन कल की क्लास से जो ओवा रिलीज हो गया है वो फैलोपियन ट्यूब तक आ गया, फैलोपियन ट्यूब से होते हुए वो ओवा यूट्रस में चला गया, क्योंकि उसको फादर की सेल मिली नहीं। वैसे भी वो यूट्रस में जाएगा, बट कैच इज क्या, ओवा रिलीज हुआ, फैलोपियन ट्यूब में गया, बहुत इंतजार किया, फादर की सेल नहीं आई। वो ओवा यानी अनफर्टिलाइज्ड एग विद द यूटरस की लाइनिंग बॉडी से शेड हो जाएगा खून के फॉर्म में। दैट इज व्हाट मेंसेस इज और ब्लीडिंग इज। ठीक है, तो आप क्या देखते हो, वुमेन की बॉडी में 0 to 5 डेज या 1 to 5 डेज फॉर दैट मैटर क्या होता है, ब्लीडिंग हो रही होती है, क्योंकि प्रेगनेंसी स्टैब्लिश नहीं हो पाई, बच्चा बना ही नहीं, फादर सेल आई नहीं। फादर की सेल क्या लाती है अपने साथ, सेंट्रियोल, उस वजह से डिवाइड हो पाता है एक फर्टिलाइज्ड एग। क्योंकि फादर की सेल आई नहीं, वो एग आगे डिवाइड हो ही नहीं पाया, काम का ही नहीं है, बॉडी से निकाल दो। तो स्टार्टिंग के 5 डेज में आप क्या देखोगे, ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं द ब्लीडिंग फेस। अब हमें ये बताओ हॉर्मोन्स लेवल क्या होगा। अगर ब्लीड कर रहा है तो हम मानते हैं सारे हॉर्मोन्स की मात्रा गिर चुकी है। क्या मानेंगे, हॉर्मोन्स की मात्रा गिर चुकी है। अब हर हॉर्मोन्स को हम एक नए तरीके से बताएंगे। हम मानेंगे ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन गिर चुका है, LH भी गिर चुका है, FSH हल्का बढ़ रहा है। मैं क्या क्या बोला, FSH हल्का सा बढ़ रहा है। ठीक है, FSH इज ग्रोइंग, बट वहीं आप ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की बात करो वो डिप है। हर को कुछ अलग तरीके से बताना पड़ेगा। दिस इज मान लो ईस्ट्रोजन डिप पर है, दिस इज मान लो प्रोजेस्टेरॉन डिप पर है, बट आपका जो FSH था वो राइज पर है। क्या क्या हुआ, जब कोई ब्लीड कर रहा है तो आप देख रहे हो FSH का कंसंट्रेशन हल्का सा राइज हो चुका है, बहुत ज्यादा पीक नहीं बोल रहे, राइज हुआ बोल रहे हैं। और ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन और LH में डिप देखा गया है, कम हो चुके हैं, नील नहीं हुए, जीरो नहीं हुए। अब क्या होगा, जैसे ही ब्लीडिंग फेज खत्म, अब बताओ अगर एग चला गया है तो नए एग को डेवलप करना पड़ेगा,
आई वांट कि नया एग बने, नए बच्चे के चांसेस बने, तो आप क्या देखोगे, एफएसएच बढ़ने लगेगा। यानी 5 टू समवॉट 13th या 14th डे तक आप देखोगे एफएसएच का राइज हो रहा है, एफएसएच हार्मोन बढ़ रहा है। एक बार एफएसएच हार्मोन बढ़ना चालू, देखो अब यहाँ पे क्या था, आपकी प्राइमरी फॉलिकल सेल्स थी, मदर की सेल्स होती थी ना, ये क्या बोल रहे हो, फॉलिकल सेल्स बहुत सारी थी, सारे हार्मोन डिप पे थे, इस समय क्या हो रही थी, ब्लीडिंग। ठीक है, अब जैसे एफएसएच धीरे धीरे राइज हो रहा है, इसमें से एक फॉलिकल डोमिनेंट हो गया है और उसको क्या पुकार रहे हो, प्राइमरी फॉलिकल। अब होगा क्या, जब आउट ऑफ दिस बंच ऑफ फॉलिकल एक प्राइमरी फॉलिकल चूज हो गया है, एफएसएच अपना कंसंट्रेशन अब थोड़ा सा कम कर देता है और कांस्टेंट कर देता है। मतलब अब क्या होगा, एफएसएच का कंसंट्रेशन बढ़ नहीं रहा है, अब हल्का सा कांस्टेंट हो गया है, ना बढ़ रहा है ना कम हुआ है, धीमी रफ्तार पे ग्रो हो रहा है। ऐसा क्यों, यहां पे बताओ क्या निकला होगा, अगर फॉलिकल्स ग्रो करते हैं, यानी अगर प्राइमरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल बनते हुए देख रहे हो, तो आपको क्या पता होना चाहिए कि एक ग्रोइंग ओवरी के फॉलिकल, यानी एक ग्रोइंग फॉलिकल क्या निकालते हैं, ईस्ट्रोजेन हार्मोन। तो तुम्हारी बॉडी इमेजिन करो ऐसे चल रही है। अभी क्या बोला हमने, बहुत सारी फॉलिकल सेल है, उसमें से एक को एफएसएच की वजह से हल्का सा स्टिमुलेशन आएगा, तो आउट ऑफ योर बंच ऑफ फॉलिकल सेल एक ग्रो करना चालू कर देगी। अब एफएसएच अपनी मात्रा कम कर देगा, कम क्यों किया उसने, ताकि कोई और फॉलिकल सेल ग्रो ना हो जाए, और जो एक डोमिनेंट हो गई है वही ग्रो करे, कोई और उसके पीठ पीछे ग्रो करना न चालू करे। समझ रहे हो, हल्का एफएसएच पहले क्यों बढ़ा, ताकि आउट ऑफ बंच ऑफ फॉलिकल एक चूज हो जाए, फिर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन अपनी मात्रा को कम कर देता है ताकि कोई और फॉलिकल सेल उसके पीठ पीछे डबल फॉलिकल ग्रो ना हो जाए। एक टाइम पर एक ही फॉलिकल बनाना मोस्ट ऑफ द टाइम रूल माना जाता है, एक्सेप्शन हो सकते हैं जब एक बार में 2 बच्चा प्रोड्यूस हो। ठीक है, अब ऐसा क्यों बोला हमने, अगर आप बोल रहे हो एफएसएच, तो आप इस वाले लेवल पे क्या देखोगे, यानी 5 से 13 दिन में 5 टू 13th या 14th डे तक क्या देखने वाले हो कि अब आपके फॉलिकल ग्रो कर रहे हैं और इस समय एफएसएच का कंसंट्रेशन क्या हो चुका है, हल्का सा कांस्टेंट है। मतलब पहले वाले लेवल से देखोगे तो डिप ही हो गया, हल्का सा डिप हो जाता है। इस समय पर ईस्ट्रोजेन बढ़ना चालू हो जाता है, तो हम मानते हैं ईस्ट्रोजेन क्योंकि निकलना चालू हो गया है बिकॉज ऑफ ग्रोइंग फॉलिकल, उसकी वजह से नेगेटिव फीडबैक चलता है और एफएसएच की मात्रा पहले से क्या हो जाती है, कम। देखो इनवर्स रिलेशनशिप, ईस्ट्रोजेन निकलना चालू हुआ, एफएसएच ने अपनी मात्रा कम कर दी ताकि पीठ पीछे कोई और फॉलिकल ग्रो ना हो जाए, जो एक डोमिनेंट हुआ है वही कंसिस्टेंटली ग्रो होए। समझ में आ रहा है सबको। अब पिक्चर में आता है 13th और 14th डे। 13th और 14th डे में क्या देखोगे, एग रिलीज हो जाएगा, बन गया ग्राफियन फॉलिकल, प्राइमरी उस साइड से सेकेंडरी भी बन गया, अब तो इसको फटना पड़ेगा ना, तो ग्राफियन फॉलिकल क्या हो जाता है, रप्चर हो जाता है और बाहरी वाले पार्ट को क्या बोल रहे हो, कॉर्पस ल्यूटियम। एक हार्मोन अब और लाते हैं पिक्चर में। अगर तुम बोल रहे हो प्राइमरी फॉलिकल से ग्राफियन बना और कॉर्पस ल्यूटियम बनने लगा, अगर आप चाहते हो कॉर्पस ल्यूटियम बने, आई वॉन्ट LH हार्मोन, हमें LH चाहिए अगर आप कॉर्पस ल्यूटियम बनाना चाहते हो। माइंडेड बोर्ड्स का सबसे फेवरेट टॉपिक है, सबसे ज्यादा प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन इस टॉपिक पर देखे गए हैं, तो बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बनाओ। तुमने बोला प्राइमरी फॉलिकल से ग्राफियन बना, ग्राफियन जब एग रिलीज कर देगा तो कॉर्पस ल्यूटियम बनना चाहिए, उसके लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, LH। तो आप क्या देखते हो, 13 से 14 दिन पर LH हार्मोन जो अब तक हल्का हल्का निकले जा रहा था, अब वो एकदम से क्या हो जाता है, पीक पर आ जाता है, राइज हो जाएगा, और जो आपका ईस्ट्रोजेन भी था वो एकदम से क्या हो जाएगा,
राइज हो जाएगा। यानी जो 13th और 14th डे में ओव्यूलेशन हो रहा है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि LH का कंसेंट्रेशन मैक्सिमम हो गया है और ईस्ट्रोजेन का भी कंसेंट्रेशन क्या हो चुका है? मैक्सिमम। तो इन दोनों हार्मोन्स के हाई हो जाने की वजह से आप क्या देखते हो? ग्राफियन फॉलिकल फट जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा और एग रिलीज हो गया है। समझ में आया? अब एग रिलीज हो गया, अब क्या होना चाहिए? कॉर्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन निकाल रहा था लास्ट क्लास में? प्रोजेस्टेरॉन ना, दिस इज एन ओवरी हार्मोन। अब उसका क्या होगा? जैसे ही ब्लीडिंग, जैसे ही एग रिलीज हो गया है, अब कौन सा फेज आएगा? प्रेपरेशन फेज, यानी जब यूट्रस की लाइनिंग को थिक करना चालू कर दिया है। अब हम चाहते हैं, क्योंकि अब हमें लगता है भैया एग रिलीज हो गया है, कल को क्वाइट पॉसिबल है कि बच्चा बन जाए। ठीक है, एंटीसिपेशन वर्ड आता है, पॉसिबल है कि बच्चा बन जाए। तो इस समय पर क्या देखोगे आप? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकलने लगेगा, यानी राइज देखोगे, और ईस्ट्रोजेन भी कंसिस्टेंटली हाई रहेगा, मतलब लगातार कांस्टेंट है उसका कंसंट्रेशन, ना अप हुआ है ना डाउन हुआ है, धीमी रफ्तार से ग्रो ही कर रहा है। अगर ऊपर वाले कंपैरिजन में देखोगे तो ईस्ट्रोजेन गिर चुका है, कंसंट्रेशन कम हो चुका होगा, बट अगर इन जनरल जाओगे तो इसका लेवल भी क्या है? कांस्टेंट। माइंडेड, ऊपर वाले से कम हो गया है बट अभी भी कांस्टेंट है, बन रहा है बन रहा है बन रहा है। ठीक है, जब इस तरह का प्रोजेस्टेरॉन निकल रहा है तो आप क्या देखोगे? 13 to 14 डे में देखा। अब अगर हार्मोन चार्ट के हिसाब से बताएं, यहाँ पे LH और ईस्ट्रोजेन दोनों बढ़ रहे थे, अब एकदम से आता है डिप, दोनों हार्मोन्स क्या हो जाते हैं? डिप। LH बहुत ही कम रहता है, बट जो तुम्हारा ईस्ट्रोजेन है वो हाई लेवल पे मेंटेन रहता है, और एक नया हार्मोन पिक्चर में आ गया है, दैट इज द प्रोजेस्टेरॉन। उसका कंसंट्रेशन उससे भी हाई है, ताकि क्या हो सके? मेंटेनेंस ऑफ यूटरस। समझ में आया? प्रोजेस्टेरॉन निकला, यानी 13th और 14th डे के बाद अप टू 15 से लेके 28 दिनों तक एक यूटरस को प्रिपेयर किया जाता है। कैसे यूटरस प्रिपेयर होगा? खून, म्यूकस, नसें, इन सब की मदद से गद्देदार बना देंगे हम यूटरस की एंडोमेट्रियम को, ताकि कल को जब बच्चा आए वो सेफली 9 महीने के अंदर एक गद्दे वाले एनवायरनमेंट में रह सके। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? प्रोजेस्टेरॉन। क्या क्या हुआ इस चार्ट में देखो, FSH 0 to 5 डेज में हल्का था। ठीक है, मतलब FSH जब ब्लीडिंग हो रही थी तो FSH ही हल्का सा राइज में था, बाकी सब क्या थे? डिप पे थे, लो थे। ठीक है, अब जैसे ही ब्लीडिंग हो गई, 5वें दिन पर ब्लीडिंग खत्म, वैसे ही FSH ने अपना कंसंट्रेशन बढ़ा दिया ताकि एक फॉलिकल डोमिनेंट हो जाए। उस डोमिनेंट फॉलिकल को क्या कह रहे हो? प्राइमरी फॉलिकल। अब FSH अपना कंसंट्रेशन कर देता है कम। क्यों कम कर दिया? ताकि नया फॉलिकल डेवलप ना हो और एक टाइम पर एक ही फॉलिकल डोमिनेंट होकर मैच्योर हो सके, ताकि 8 मंथ में एक ही एग प्रोड्यूस हो। ठीक है, तो ऐसा वाला हो गया। और अब देखते हो 5वें से 13 से 14 दिन ना, फ्रॉम 5th डे टू 14th डे जो फॉलिकल ग्रो हो रहा है वो खुद क्या निकाल रहा होता है? ईस्ट्रोजन। कैच ये, ईस्ट्रोजन हाई रहेगा तो FSH गिर जाएगा। लॉजिक है, हम नहीं चाहते कोई और फॉलिकल ग्रो हो बिसाइड द वन विच इज ऑलरेडी ग्रोइंग। समझ में आ रहा है? अब क्या होगा? 13th 14th डे पे जो LH की मात्रा अभी कम ही थी एकदम से बढ़ गई, ईस्ट्रोजन की मात्रा धीरे धीरे बढ़ रही थी, अब एकदम से बढ़ गई। यानी आप 13th और /14th डे को, दोनों में से कोई भी एक दिन हो सकता है, क्या देखते हो? LH का और ईस्ट्रोजन का कंसंट्रेशन क्या है? दोनों का हाई है। और अगर औरों का देखो तो FSH का हम रिड्यूस मानेंगे, प्रोजेस्टेरॉन तो अब तक पिक्चर में ही नहीं आया।
अब जैसे ही एग रिलीज हो गया, अब प्रोजेस्टेरॉन निकलेगा किसकी वजह से? कॉर्पस ल्यूटियम एकदम से पीक राइज होगा, इस वजह से यूटरस प्रिपेयर होने लगता है। सब बेटा अगर देखो लॉजिक ऐसा है ना, अगर बच्चा बन गया यानी फादर सेल आ गई है, फादर सेल का आ जाने का मतलब है यूटरस को कॉन्स्टेंटली उसी स्टेट में मेंटेन करके रखना है। तो आप प्रेग्नेंट अगर कोई हो गया, प्रेगनेंसी अचीव हो गई, तो आप क्या देखते हो? एफएसएच गिर जाएगा, एलएच गिर गया, में ईस्ट्रोजन तो कांस्टेंट है, ना हाई है ना लो है, प्रोजेस्टेरॉन मैक्सिमम हो चुका है। हम लोग कई बार ये भी मानते हैं ईस्ट्रोजन भी कम हो गया है, क्योंकि अब फॉलिकल तो ग्रो हो नहीं रहा है, तो ईस्ट्रोजन निकालने वाला कौन है? तो व्हेन द प्रेगनेंसी इज अचीव, आप देखते हो प्रोजेस्टेरॉन मैक्सिमम पहुंच गया है और ईस्ट्रोजन हल्का फुल्का रिलीज ही हो रहा है, बाकी सारे हार्मोन डिप हो चुके हैं, ताकि वो यूट्रस की स्टेट मेंटेन रहे और बच्चा स्टेबल और सेफ रहे। ठीक है, ठीक है। आइडियली चार्ट से ज्यादा ये रेफर करना। सबसे पहले हमने बोला 0 to 5 डेज या 1 to 5 डेज। क्या बोल रहे हो तुम? ब्लीडिंग बोल रहे हो। उस समय पर क्या हुआ है? आप देख रहे हो आपका FSH हल्का सा राइज पर है और वहीं ईस्ट्रोजन अब तक निकला ही नहीं है, तो हम कमी मानते हैं। दिस इंडिकेट्स वेरी लेस। प्रोजेस्टेरॉन इज ऑल्सो वेरी लेस और नन बोल सकते हो, लेस और नन। और LH भी क्या होता है? डिप पे होता है। ऑल द एरोज आर इंडिकेटिंग लेस है। 5 to 12 दिन तक ले जाते हैं। 5 से 12 दिन तक क्या देख रहा? जो आपका ग्रोइंग फॉलिकल था वो क्या निकाल रहा है? ईस्ट्रोजन। और फॉलिकल ग्रो ही क्यों हो रहा है? ग्रोइंग फॉलिकल के पीछे कौन सा लॉजिक है? FSH। तो अभी दोनों ही राइज पर, ऐसे मानो। जब 13th या 14th डे आता है, यानी ओव्यूलेशन का दिन, दिस इज फॉलिकल ग्रोथ का दिन, आप 13 to 14th डे में क्या देखते हो? ईस्ट्रोजन हाई हो चुका है, पीक पे आ गया है। LH भी क्या हो गया? हाई हो गया है, यानी पीक पे आ चुके हैं। वहीं FSH कम हो चुका है। जैसे ही ब्लीडिंग या ओव्यूलेशन हो जाता है, उससे 15 से 28 दिन पर प्रेपरेशन फेज डाल दो। इस प्रेपरेशन फेज में क्या देखोगे कि प्रोजेस्टेरॉन निकल गया है और वो बहुत हाई है, ताकि प्रेगनेंसी बन जाए। LH कम हो चुका है, ईस्ट्रोजन पहले से कम हो गया है, इसे पहले से लो हो गया है, यानी पहले से लो, बट इन जनरल कांस्टेंट है, इन जनरल मेंटेन रहता है। ये चार्ट लिखा हुआ ज्यादा काम आएगा। 0 to 5 डेज ब्लीडिंग हो रही है, तब FSH हल्का सा राइज पे है, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, LH सबकी मात्रा आप क्या मानते हो? कम है। जैसे ही 5 से 12 दिन की बात करो, नेक्स्ट 5 से 12 दिन, फॉलिकल क्योंकि ग्रो हो रहा है, तो क्या निकाल रही होगी पिट्यूटरी? FSH। और ग्रोइंग फॉलिकल खुद में भी क्या निकाल रहा होगा? ईस्ट्रोजन। कुछ समय बाद ऐसे देखा जाता है, इसी केस में हो जाता है, इसी केस में कुछ समय बाद आप ये देख सकते हो कि ग्रोइंग फॉलिकल क्या करने लगता है? ईस्ट्रोजन क्योंकि बहुत ज्यादा निकाल रहा है, FSH की मात्रा अपने आप कम हो जाती है। ऐसा क्यों हुआ कि ईस्ट्रोजन की मात्रा हाई हुई तो FSH की कम हो गई? क्यों हुआ? क्योंकि हम नहीं चाहते दूसरा फॉलिकल ग्रो कर जाए। वही रीजन आएंगे लिखने को। हर हॉर्मोन्स ने क्या किया, उसके आगे तुम्हें रीजन डालना पड़ेगा। तो लिखो मत, मेरे बोलने का वो है, ठीक है, उसकी वैल्यू ज्यादा है। कई बार हमने बोला है किताब तुम घर में पढ़ो, ठीक है। 13 to 14 डे में क्या होगा? ओव्यूलेशन हुआ। किस वजह से हुआ? ईस्ट्रोजन और LH की पीक में। तो तुम्हारे आंसर में आना चाहिए ऑन द 13th और द 14th डे वी सी ईस्ट्रोजन एंड LH का पीक, और बाकी सारे हार्मोन
गिर जाएंगे। भले हमने मेंशन नहीं किया, बाकी सब हार्मोन गिर चुके हैं। हम बार बार बोल रहे गिर चुके, हमने ये नहीं बोला जीरो हो चुके, कम हो गए, जीरो नहीं हुए। ऑन 15 से 28 डे में क्या निकलता है? प्रोजेस्टेरॉन। देखो लास्ट में क्या बताया है, प्रोजेस्टेरॉन हाई हो चुका है, ईस्ट्रोजन पहले से कम हो गया है, पहले से उसको लो मानते हैं, बट इन जनरल मेंटेन्ड है ना। तो प्रोजेस्टेरॉन हाई होने की वजह से आप क्या देखते हो, यूट्रस का एंडोमेट्रियम इस तरह खून से और म्यूकस से सप्लाई करके नसों के द्वारा, अगर माँ की सारी नसें जुड़ी हैं यूट्रस से, उन सब के जरिए से आप ब्लड और म्यूकस इन सब से क्या कर लेते हो, मेंटेनेंस ऑफ यूट्रस हो जाता है फॉर द फ्यूचर एंटिसिपेशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्यों किया? क्योंकि फ्यूचर में आ सकती है प्रेगनेंसी। अब कंप्लीट तो करने दो, लास्ट टर्न है ना। अगर तुम बोल रहे हो हाई हो रहा है, हाई हो रहा है, यूट्रस मेंटेन हो रहा है, ठीक है, एग पहले ही रिलीज हो गया था 13th और 14 डे में ना, तो 13th और 14 डे में एग रिलीज हुआ भैया, वो फैलोपियन ट्यूब से पहुंच के एम्फुला में गया। जब तक वो पहुंचे तब तक प्रोजेस्टेरॉन क्या कर देता है, यूट्रस को रिचली सप्लाइड विद ब्लड एंड म्यूकस। जैसे वो पहुंच तो गया, बट उसको पता चलता है फादर सेल है ही नहीं, यानी वो जो एग था वो अनफर्टिलाइज्ड एग विथ ब्लड एंड म्यूकस डिस्चार्ज हो जाता है, और उसी डिस्चार्ज को क्या पुकारते हैं, मेंसेस। The common word, periods. This is nothing else than unfertilized egg plus blood plus mucus. पूरी लाइनिंग जो बनाई गई थी इतनी मेहनत से, सब तोड़ दी। और जब वो टूटती है तो तुम्हारे अब्डोमिनल पेट के आसपास की मसल्स को दबाया जाता है ताकि यूट्रस को तोड़ा जाए, जिस वजह से पीरियड क्रैम्प्स या मेंसेस क्रैम्प आता है, दर्द होता है। ठीक है, तो यहाँ चारों तरफ से मसल इस पे दबाव डाल रही होंगी, जिस चक्कर में धीरे धीरे करके टूटे, और जैसे टूट जाएगी वो डिस्चार्ज हो जाएगा। इसीलिए आप कंपैटिबली 3 या 5 दिन तक अब्डोमिनल पेन होते हुए देखते हो। बट वन कॉमन क्वेश्चन, अगर किसी को अब्डोमिनल पेन अनबियरेबल होता है, एवरी विमेन कैन टेक मेडिसिन, कोई बुराई नहीं है पीरियड क्रैम्प्स की दवाई लेने में। दैट इज अ मिथ कि कुछ नुकसान हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, और क्या हो सकता है, हमें किसने ये सुना है कि जो एक प्रेग्नेंट लेडी है उसको पपीता नहीं खाना चाहिए और उसको पाइनएप्पल नहीं खाना चाहिए? किसने सुना है? सबने सुना है। क्यों? तुम लोग सुन के बस बैठ जाओ किताब बंद करके। क्यों? वाई अ प्रेग्नेंट लेडी बिफोर उसकी प्रेगनेंसी खत्म होने को आई है, उसको पपाया या पपीता या फिर आपका पाइनएप्पल कंज्यूम नहीं करना चाहिए ना। वो है आंटी और दादियों की बातें, हीट जनरेट। क्या कर लोगे हीट से, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। और यही 2 फ्रूट्स वुमेन को अपने मेंसेस के दौरान भी खाने चाहिए ताकि उससे ईज और आराम मिलता है। क्यों? इट हैज पेप्सिन, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, जो यूटेरस की लेयर को तोड़ सकते हैं। तो अगर तुम बच्चा वूम्ब के अंदर है ये खा लोगे तो यूट्रस की लाइनिंग टूटने नहीं लग जाएगी, वो टूटेगी तो बच्चा गिर सकता है, बच्चा मर सकता है। इसलिए जब 9 मंथ्स पूरे आने वाले होते हैं, जब बच्चा निकालने की बात हो रही होती है, तब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं अब आप खाइए पाइनएप्पल और पपाया। ठीक है, सो प्लीज, अब तुम लोग इतने बड़े हो गए हो कि कुछ फैक्ट फिगर सोसाइटी की बातें कुछ भी सुनते हो, एक साइंस का तड़का मारो, क्यों हुआ कैसे हुआ, तो तुम्हारी जो इतनी लंबी पढ़ाई है ना बायो में, वो सस्टेनेंस वाली हो जाएगी। ठीक है, सो दैट्स व्हाई पपीता एंड पाइनएप्पल इज द विलन हियर। ठीक है, इस सुन के क्या अजीब लग रहा है? ये तो अभी स्टार्ट है, अभी तो हम तुम्हें बहुत कुछ बताएंगे।